नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम देख रहे हैं 11 और 12 फरवरी का करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला है, पीएम स्वनिधि ने स्ट्रीट वेंडर्स की वार्षिक आय में कितने रुपये की वृद्धि की है। तो पीएम स्वनिधि के तहत प्रदान की गई 10,000 की पहली किस्त से 23,460 स्ट्रीट वेंडरों की वार्षिक आय में वृद्धि हुई है। तो ये आपको राउंड ऑफ में बताया गया है 23,000। और इसका स्टडी कौन किया है कि आय में कितनी वृद्धि हो गई, तो ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के सेंटर फॉर एनालिटिक फाइनेंस द्वारा किया गया है। इसका वो सर्वे और स्टडी किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन में प्रभावित जो भी लोग हैं स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड, उनके आजीविका में वृद्धि कराना, आजीविका में वृद्धि हो और फिर से वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएँ। तो इसमें जो टोटल वृद्धि है वो 23,460 रुपये की है। नेक्स्ट है, कतर अदालत के द्वारा मौत की सज़ा मिल चुके कितने भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया गया है। तो ये किया गया है 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा। और इसमें अक्टूबर 2022 में कतर जेल में पनडुब्बी कार्यक्रम मतलब में जासूसी का आरोप था इन सभी पे। और 2023 में इन्हें क्या किया गया कि सज़ा घटाकर जेल अवधि में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अब 2024 में इन्हें रिहा भी कर दिया गया है कंप्लीट रूप से। नेक्स्ट है, जंग फ्राउ के आईएस पैलेस में स्विट्जरलैंड टूरिज्म ने किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया है। तो ये है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा आप लोग को पता है किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है। और यूरोप के शीर्ष के रूप में प्रसिद्ध जंग फ्राउ जोच में एक सम्मान दिया गया है ये। और नीरज चोपड़ा को जंग फ्राउ रेलवे की वॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। और वॉल ऑफ फेम है क्या, तो वॉल ऑफ फेम मतलब होता है दृढ़ता और महानता की खोज का प्रमाण। नीरज चोपड़ा ने आईएस पैलेस को अपना भाला भी गिफ्ट में दिया है। और ये भाला, वह अपना एक भाला पहले भी स्विस ओलंपिक संग्रहालय को दे चुके हैं। और वॉल ऑफ फेम एक ऐसी दीवार है जिसमें प्रसिद्ध व्यक्ति की पट्टिकाएं लगती है, तो नीरज चोपड़ा की भी पट्टिकाएं वहाँ पे लगेगी। ये बिग अचीवमेंट है। नीरज चोपड़ा तो कई अचीवमेंट लगातार ले रहे हैं और उभरते हुए खिलाड़ी हैं, काफ़ी इन्होंने नाम किया है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है आईआईटी भुवनेश्वर के साथ समझौता किया गया है। और ये समझौता क्यों किया गया है, तो ये है इरेडा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईआईटी भुवनेश्वर में आयोजित 100 क्यूब स्टार्टअप कॉन्क्लेव में ये समझौता हुआ है। और वहाँ पे ये 100 क्यूब स्टार्टअप का उद्घाटन भी हुआ है, जिसमें हस्ताक्षर उपरांत समझौता हुआ है। और इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक की बात करें, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं, तो ये प्रदीप कुमार दास हैं। और ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा, ये इरेडा का जो उद्घाटन कौन किए हैं, तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है, 100 क्यूब स्टार्टअप का उद्घाटन किया गया है जो आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में और रुपए कार्ड सेवाएं कहाँ लॉन्च की गई। तो यूपीआई सेवा जो है श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है, और रुपए कार्ड सर्विस किया गया है मॉरिशस में लॉन्च। और ये किया कौन कौन किए हैं इसको, तो पीएम मोदी किए हैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और 12 फरवरी को किया गया है ये। और उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ भी थे। प्रविंद जुगनौथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और श्रीलंका के राष्ट्रपति राबिल विक्रम सिंघे भी थे। और वर्चुअल समारोह में मोदी के साथ दोनों ने जुड़े हैं। और ये यूपीआई डेवलप किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। और यूपीआई 2016 में किया गया शुरुआत इसका। और रुपए आपको पता ही है कि एक वैश्विक भुगतान नेटवर्क है, तो ये
थे कुछ महत्वपूर्ण अभी तक के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये 11 फरवरी को NINSA में के द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना, और ये किया भी गया है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में ही लॉन्च किया गया है। पोर्टल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR द्वारा विकसित, होस्ट और रखरखाव, इसका होस्ट भी किया गया है, विकसित भी किया गया है, और इसका रखरखाव भी किया जा रहा है। विज्ञान के साथ साथ इन जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे क्या इनका उद्देश्य क्या है मनाने का, महिलाओं के लिए दिवस मनाना? तो विज्ञान के साथ साथ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना, उनको आगे निकालना, आगे आना, एक प्लेटफॉर्म देना, ये मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का। नेक्स्ट है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और किस जगह पे? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जा रही है। और ये 12 से 16 फरवरी 2024 तक रेलवे पुलिस फोर्स RPF के द्वारा 67वें AIPDM की मेजबानी किया जा रहा है। और RPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9% है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि RPF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 9% है, 9% है। यह भारत के सभी सशस्त्र बलों में से सबसे अधिक परसेंट है। नेक्स्ट है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान के सम्मान में यह मनाया जाता है। वे भारत के यूनानी चिकित्सा के प्रणेता थे। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को हुआ था। और विश्व यूनानी दिवस सबसे पहले 2016 में शुरुआत की गई थी, और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार यह दिवस मनाया गया था। और 2017 में हैदराबाद में ये मनाया गया था, केंद्रीय यूनान चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में। तो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हैदराबाद में है। और ये यूनानी दिवस 2017 में वहीं मनाया गया था, और 2016 में इसकी शुरुआत किया गया था, पहली बार मनाकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र, जिसे दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, वो हैदराबाद में किया जा रहा है स्थापित। और भारत कला मंडपम सभागार का शिलान्यास और संगीत नाटक अकादमी दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन 12 फरवरी को भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया है। और कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है ये संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी का जो ये है कहाँ, संगीत नाटक अकादमी न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है? तो नीति आयोग के द्वारा 4 शहरों की आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई गई है। वो शहर हैं मुंबई है, आपके सूरत हैं, वाराणसी हैं, और विशाखापत्तनम है। इनका आर्थिक परिवर्तन किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। और 2047 तक इनका लक्ष्य है कि आर्थिक जो व्यवस्था है, भारतीय आर्थिक व्यवस्था को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक विकसित करने का विजन है। 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक डेवलप करने का विजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग 20-25 शहरों के लिए आर्थिक योजना और भी तैयार कर रही है। ये इस 4 शहर के अलावा 20-25 शहरों के और भी आर्थिक योजना तैयार की जा रही है, जिसपे नीति आयोग द्वारा आर्थिक परिवर्तन पे काम किया जाएगा, उसके योजना पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है, EPFO द्वारा जमा ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 8.15% से बढ़ा के 8.25%। और ये बढ़ाया कितना गया है? 0.10%।
0.10% दिया गया है। और ये सेवानिर्मित निधि निकाय EPFO है। EPFO कौन सा निकाय है? सेवानिर्मित निधि निकाय है। और उसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPF में जमा ब्याज की राशि पर 2023-24 के लिए 8.25% कर दी गई है, जो कि 3 वर्ष में सबसे अधिकतम स्कोर है। 10 फरवरी को केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया। यह निर्णय 10 फरवरी को केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लिया गया। EPFC 2021-22 में की बढ़ाया था ये परसेंटेज, जो पहले हुआ करता था 8.10, मतलब 8.10 हुआ करता था 2021-22 में, जिसको बढ़ाकर 2022-23 के लिए कर दिया गया था। 0.5% ही बढ़ाया गया था और कर दिया गया था 8.10 से 8.15, लेकिन अब फिर से बढ़ा दिया गया है 8.15 से 8.25। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि 2020-21 में ये 8.50 था। 8.50 कब था? 2020-21 में। तो उसके तुलना में अभी कम ही है, लेकिन लगातार पिछले साल और इससे पिछले साल भी और अभी भी बढ़ाया गया है ये। और EPFO को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 1952 के तहत स्थापित किया गया था और ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 फरवरी को मनाया जाता है और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 9वां संस्करण मनाया गया है पूरे दुनिया भर में। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग है। 2015 में UNGA ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं के अंतर्गत दिवस के रूप में ये घोषित किया गया था। और इसको 11 फरवरी को 2015 में UNGA के द्वारा 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसकी घोषणा हुई थी। और 1998 में 1998 से यूनेस्को और लॉरियन एक फाउंडेशन है, यूनेस्को और लॉरियन फाउंडेशन है, जो कि एक पुरस्कार समारोह का आयोजन करता है हर वर्ष। और जो दुनिया भर के जो असाधारण प्रतिभा वाली महिलाएं और लड़कियां हैं और वैज्ञानिकों को, महिलाएं, लड़कियां और वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है। किसको सम्मानित करता है? तो असाधारण प्रतिभा वाले। और ये कौन से फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है? तो लॉरियन फाउंडेशन और यूनेस्को के द्वारा किया जाता है पुरस्कार समारोह का आयोजन। तो ये था। नेक्स्ट है, सरकार ने लिम्फेटिक फिलियरियासिस उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यह एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा लिम्फेटिक फिलियरियासिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान का पहला चरण शुरू किया गया है। यह अभियान 2 सप्ताह में 11 राज्य के 92 जिलों को कवर करेगा और 2027 तक ये लिम्फेटिक फिलियरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है इसके थ्रू। इस अभियान में अभी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 11 राज्य भाग ले रहे हैं। और यह एक जो ये है क्या, ये जो लिम्फेटिक फिलियरियासिस है क्या? तो लिम्फेटिक फिलियरियासिस है एक परजीवी रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है और काफ़ी दूरगामी इसका प्रभाव पड़ता है, काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट रहता है, जो फिलियरिडिया परिवार के नेमाटोड जो फिलारियोडिडिया परिवार के नेमाटोड के कृमियों के राउंड वॉर्म के कारण होता है। ये मेडिकल टर्म है, थोड़ा टफ है, आप लोग देख लेंगे इसका गूगल करके या अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से ये अफ्रीका और ये कह सकते हैं आप पश्चिम भारत, कैरिबिया, साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका में बहुत फैला हुआ है ये। नेक्स्ट है, किस सिविल सेवक को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। तो GST के
अतिरिक्त निदेशक नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया के मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मतलब ये जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक भी हैं और ये इनको फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सबसे कम उम्र के भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी हैं, सबसे कम उम्र के। और ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने जाने वाले पहले सिविलिक बने हैं। और इन्हें 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था इसको, सिविल सेवक को। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इस मिशन का उद्देश्य है व्यवहार में बदलाव लाना और अधिकतम शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली को अपनाना और बढ़ावा देना। यह पारंपरिक खेलों को भी प्रोत्साहित करता है और इसका लक्ष्य फिटनेस गतिविधियों को हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों तक का हिस्सा बनाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है सिविल सेवक फिट इंडिया मूवमेंट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर फाइनल में कौन विजय हुआ? तो ये हुए हैं टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर में सुमीत नागल विजेता बने हैं। और सुमीत नागल का 5वां चैलेंजर खिताब था, ये 5वां 5th चैलेंजर खिताब था सुमीत नागल जी का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए अपडेट लेते रहें और अपने तैयारी में लगे रहें। आप सभी का आभार।